हम अपनी शुरू करें खबरें। तो खबरों में सबसे बड़ी जो खबर है जनाब वो यही है कि हमारा कनाडा जो है यूक्रेन के लिए मरा जा रहा है। वैसे भी कल क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कह दिया है कि जब यूक्रेन वॉर जीतेगा तो दुनिया के तमाम हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे, यानी कि ये रिसेशन फ्यूजन ये कोई नहीं आना और भी सारी इकोनॉमी दुनिया की ठीक हो जाती है। तो हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद साहिबा आज उन्होंने अनाउंस किया है कि जी जो है हम 4 जर्मन मेड लेपर्ड टैंक्स जो हैं, लेपर्ड 2 टैंक्स जो हैं वो हम यूक्रेन को देंगे। आपको पता ही है, हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि कनेडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है उनके पास 82 लेपर्ड टैंक्स हैं एक्सक्यूज़ मी, लेकिन वो जो हैं अभी तक दिए नहीं थे उन्होंने उसमें से। हालांकि यूक्रेन कॉन्स्टेंटली वेस्टर्न कंट्री से कह रहा था कि हमको वेपन्स चाहिए ताकि हम रशिया के अगेंस्ट फाइट करें, तो काफ़ी प्रेशर था कनाडा के ऊपर। तो कनाडा की जो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आज अनाउंस किया है मिस आनंद ने कि हम अब ये भेज रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग देते रहेंगे, स्पेयर पार्ट्स और एमुनिशन जो है वो यूक्रेन को देते रहेंगे। आपको हम बता दें कि जो कनाडा है अभी तक ओवर $1 बिलियन की मिलिट्री असिस्टेंस जो है यूक्रेन को दे चुका है फरवरी 2022 से, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हुआ है। तो सानू कितना चाहिए माजिद भाई? $1 मिलियन, लेकिन हमें कोई नहीं दे रहा है जी, क्योंकि तो मजिद भाई अब मैं पता है क्या सोच रही हूँ, नेक्स्ट छुट्टियां जो है ना, नहीं अब मैं नेक्स्ट छुट्टियां जो है यूक्रेन से मैं गुजारूंगी, यूक्रेन से होके फिर मैं आऊंगी, शायद मेरे पे तरस आ जाए हमारी गवर्नमेंट को, है जी। अच्छा जी, ट्रूडो साहब जो है जी उन्होंने अमीरा अल गवाबी जो हैं उनको कनाडा की फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन कॉम्बैटिंग इस्लामोफोबिया अनाउंस किया है। उसकी वजह यह है कि कम्युनिटी बहुत अरसे से ऑटवा को कह रही थी कि भाई ये जो हेट क्राइम्स मुसलमानों के अगेंस्ट और वायलेंट अटैक्स उनके ऊपर हो रहे हैं उसके लिए आप जो है कोई आपको काम करने की ज़रूरत है। ट्रूडो साहब के ऑफिस ने कहा है कि ये जो हैं मिस अमीरा ये हमको एडवाइस देंगी कि हमको किस तरह से इंक्लूसिव पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाने हैं ताकि इस्लामोफोबिया को कम किया जा सके। ये जो हैं ह्यूमन राइट्स एडवोकेट और जर्नलिस्ट हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको बड़े ओपन और ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड तरीके पे सिलेक्शन इनकी की है। ये जो है शी इज़ ऑल्सो द फाउंडिंग बोर्ड मेंबर ऑफ कनाडा एंटी हेट नेटवर्क। तो अब ये गवर्नमेंट को बताएंगी कि हमने इस्लामोफोबिया जो है उसको कैसे कर्ब करना है इस कंट्री के अंदर। ट्रूडो साहब जो हैं आपको पता ही है हैमिल्टन में है, वहाँ पे उनकी रिट्रीट चल रही है। वहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट के में जा रहे थे, तो जब बाहर ही थे तो ट्रूडो साहब को बहुत सारे कुछ लोगों ने घेर लिया और वॉक कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब जैक्सन स्क्वायर जो प्लाजा है जेम्स स्ट्रीट और यॉर्क बुलेवार्ड में, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी नारेबाजी की और इन्होंने कहा कि यू आर अ टायरेंट एंड अ ट्रेटर, और इनको कहा कि आप रिज़ाइन करो एज अ प्राइम मिनिस्टर। बहुत सारे लोग जो थे कैनेडियन फ्लैग्स भी कर रहे थे और कह रहे थे कि वी लव फ्रिंज। अब ये जो वी लव फ्रिंज कह रहे थे, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था, आपको पता ही है कि जब ट्रकर एनवॉय आया था ऑटवा में तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, फ्रिंज माइनॉरिटी ऑफ पीपल है। तो उसके ऊपर वो कह रहे थे कि ये फ्रिंज जो लोग हैं, यानी कि कुछ माइनॉरिटी जो है, ये इनको हम प्यार करते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं। कुछ लोगों ने जी इन्फ्लेटेबल शीप जो था वो भी एक लेके उसके वो मास्क टाइप था वो भी वो कैरी कर रहे थे और कह रहे थे द सर्वाइवल रेट इज़ 99.8%, यानी कि जाहिर है कि जो बार बार फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी कि भैया वैक्सीनेशन कराएं, उसके खिलाफ जो थी ये बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, हमने इंजेक्शंस नहीं भी लगाए, ये शायद करने की कोशिश कर रहे थे। कनाडा और यूएसए के बीच में आपको पता ही है कि नेक्सस को लेके काफ़ी तकलीफ लोगों की ड्राइवर्स की चल रही है और मसले जो थे वो हल हो नहीं रहे हैं। अब ये नई डिटेल्स सामने आई हैं जिसके के अंदर यूएस बॉर्डर एजेंट्स जो हैं वो नेक्सस एप्लीकेंट्स जो हैं उनको वो इंटरव्यू करेंगे एक्सक्यूज मी इंटरव्यू करेंगे कुछ सेलेक्ट कनेडियन एयरपोर्ट्स के ऊपर, और ये एयरपोर्ट्स जो हैं टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स, कैलगरी, एडमंटन, ऑटवा और विनिपेग के हैं। इसके अंदर आपको लेकिन ये करना है कि जो नए एनरोलमेंट सेंटर खोले जा रहे हैं जिसमें कि दोनों तरफ के एजेंसी के बंदे होंगे वो न्यूयॉर्क के अंदर, और वो टच कर रहा है साउथ ऑफ ऑटवा को, उसके अंदर फिर आपको जो है अपनी एनरोलमेंट करानी पड़ेगी। तो फिर उसमें आपको प्री स्क्रीनिंग जो है आपकी हो सकती है। फेडरल वॉचडॉग के जो प्रिवेसी हमारे कमिश्नर हैं फिलिप डोफ्रेसने, उन्होंने कहा है कि जो होम डिपो है उन्होंने बहुत सारा अपने कस्टमर्स का डाटा मेटा को दिया, जो कि आपको पता ही है कि एक्सक्यूज़ मी चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं,
और ये डाटा ऐसा उन्होंने किया कि बहुत सारे लोगों ने जो है पेमेंट्स जो की तो उनको ई रिसीट्स दी गई थी। इनका प्रिवेसी कमिश्नर जो है, इनका जो है वो यानी कंसर्न है वो ये है कि इसमें कस्टमर से पूछा नहीं गया। और मेटा ने तो इनको कहा था कि भाई आपके कितने कस्टमर्स जो हैं एफबी अकाउंट यूज़ करते हैं यानी कि फेसबुक के, तो आप अपना शेयर करें हमारा, लेकिन शेयर करने से पहले इनको कस्टमर से पूछना पड़ेगा। एज वी स्पीक नाउ इस वक्त जो हैं फिलिप डेफ्रेसने ये बात कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और ये बड़ा ये कंसर्न जता रहे हैं कि ये कैसे इन्होंने मेटा को दिया। मेटा ने कहा कि हम सोचना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इन्होंने अपने कैसे बनाए हैं डिसीजन जो ऑनलाइन हम फेसबुक के ऊपर डालते हैं एड्स, क्या उससे इनको कोई फ़ायदा होया है, कोई इन्होंने कोई ली है कि नहीं ली। लेकिन फिर भी द थिंग इज़ कि आप किसी का डाटा विदाउट उनके पूछे नहीं दे सकते, विदाउट कंसेंट नहीं दे सकते, तो फिर वो उन्होंने दिया तो इसके ऊपर जी उनका कंसर्न है। स्टैट्स कैनेडा ने कहा जी कि नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज जो है वो 2.4% नवंबर में गिरी थी, जो कि लोएस्ट लेवल है सिंस अगस्त 2021। और उन्होंने कहा जी कि वैकेंसीज तमाम सेक्टर्स में नीचे रहीं, फ्रॉम 20,700 एट 850,000 से ऊपर फॉर द मंथ। उन्होंने कहा जी कि ये जो सारे नंबर ऑफ वेकेंट पोजीशंस थी ये 4.8% थी इन नवंबर, और ये बहुत ज़्यादा जो है लो है सिंस 2021 जून। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो जॉब वैकेंसीज़ में जो कमी आई है यानी कि 18.1% जो फॉल देखा गया है वो प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल जो सर्विसेज हैं उनके अंदर देखा गया है। इसके अलावा हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंस में भी 12.8% के करीब जो है वो ड्रॉप देखी गई है। कंस्ट्रक्शन में, लेकिन उन्होंने कहा जी कंस्ट्रक्शन का सेक्टर अच्छा कर रहा है, हालांकि चीज़ें तो मिल नहीं रही हैं लंबर वगैरह, लेकिन फिर भी 16.6% जो है राइज देखा गया है कंस्ट्रक्शन की जॉब्स के अंदर। एक्सक्यूज़ मी। और इसके अलावा उन्होंने कहा है जी कि ये जो हैं ज़्यादातर जॉब वैकेंसीज जो थी वो काफ़ी थी, लेकिन वर्कर्स नहीं थे, उनकी काफ़ी कमी रही। AFP की एक रिपोर्ट आई है जी, और इसके मुताबिक इजराइल ने वेस्ट बैंक का जो जनीन का इलाका है वहाँ पे कुछ रेड्स किए हैं, और वहाँ पे जो हैं 9 पैलेस्टीनियंस को मार दिया है। और ये कई दिनों से इजरायली जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके ये जुल्म जो हैं पैलेस्टीनियंस के ऊपर चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे और औरतें, और आज तो एक एल्डरली औरत जो थी उसकी भी डेथ हुई है। पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स ने टीयर गैस मारी, बच्चों के एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया। पैलेस्टाइन के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं माई अल-केला, उन्होंने कहा जी कि सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। इजरायली फोर्सेस ने जो लोग ज़ख्मी हो गए थे उन तक को जो है एम्बुलेंसेस को नहीं आने दिया हॉस्पिटल तक। तो ये काफ़ी इधर इनका जो है इजराइल का जुल्म जो है वो चल रहा है। AFP ने जिस वक्त इजरायली फोर्सेस को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से किसी उनके ऑफिशियल ने जवाब नहीं दिया। तो बहरहाल ये स्टोरी जो है डेवलपिंग है, इसमें और जैसे अपडेट्स आएंगे। अब ये जो कि काफ़ी दिनों से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में चीज़ें काफ़ी एस्केलेट कर गई हैं, तो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं वो अब 3 दिन के मिडल ईस्ट के दौरे पे संडे से जो है ये अपना दौरा शुरू करेंगे। एक्सक्यूज़ मी। और इसमें ये मुलाकातें करेंगे इजिप्ट के जो हैं वो ऑफिशियल्स उनके साथ, इजरायली ऑफिशियल्स के साथ, और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में भी ये जाएंगे। इन्होंने कहा है स्टेट डिपार्टमेंट ने कि ब्लिंकन साहब इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है कि यूक्रेन की वॉर और जो है बाकी चीज़ें भी करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे बात करेंगे। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा वायलेंस एस्केलेट कर गई है, जब से आपको पता ही है कि फार राइट गवर्नमेंट जो है फिर से बेंजामिन नेतन्याहू की वापस आ गई है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब हैं उनकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई थी इनसे, तो ये फर्स्ट इनका अब टूर है जब से नेतन्याहू साहब आए हैं, और इसमें वो टेंशन्स को डी एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है वो इनको बताएंगे कि भाई आप रेड लाइंस क्रॉस ना करें, क्योंकि ये चीज़ें उस वक्त एस्केलेट की हैं जब इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इतमर बेन गवीर जो हैं उन्होंने अल अक्सा मॉस्क के कंपाउंड को विज़िट किया था, जिसको कि अरब लीडर्स ने और पैलेस्टीनियंस ने कहा था कि ये इनका बहुत ही प्रोवोकेटिव एक्ट है और इसको नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों तमाम के ऊपर बात होएगी, और वो करेंगे कि हरमल शरीफ और टेम्पल माउंट जो है जेरूसलम में उसके स्टेटस को बरकरार रखा जाए। वॉशिंगटन पोस्ट की आज एक रिपोर्ट है, और ये काफ़ी कंसर्निंग रिपोर्ट है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि US इकोनॉमी वैसे तो ग्रो की है 2.1% से अभी तक, जो ये फर्स्ट क्वार्टर जो अभी पूरा तो नहीं हुआ चल रहा है जो उसमें, लेकिन उन्होंने कहा है जी कि बैक टू बैक 2 क्वार्टर्स में इसने ग्रोथ दिखाई है।
तो एज अ रिजल्ट हमें लग नहीं रहा कि रिसेशन आए। लेकिन चूंकि फेडरल रिजर्व जो है वो कॉन्स्टेंटली अपना जो ओवरनाइट लेंडिंग रेट है वो बढ़ाता जा रहा है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है और मेजर बैंक्स जो हैं अमेरिका में वो कह रहे हैं कि नहीं, इकोनॉमिक डाउनटर्न इस साल में आएगा, इनफैक्ट रिसेशन ही आएगा। और गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि ये जो है मतलब उसने दिखाई है ग्रोथ 2.1% से, जो कि जाहिर है कि लोअर है 3.2% से, जो कि लास्ट ईयर में थर्ड क्वार्टर में दिखाई गई थी उससे। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि चूंकि ग्रोथ कॉन्स्टेंटली कंसेक्यूटिव ली दिखा रही है 2-3 क्वार्टर से, तो इसलिए हमें लगता है रिसेशन नहीं आएगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट राइट। निक क्लेग जो हैं मेटा के प्रेसिडेंट, आज उन्होंने अनाउंस किया है कि ट्रंप साहब जो हैं उनका तमाम हम जो अकाउंट्स हैं उनके रीइंस्टेट कर रहे हैं, फेसबुक के भी और इंस्टाग्राम पे भी। आपको पता ही है कि 2 साल पहले इनके ऊपर जो है वो इनके अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था इनके ऊपर, क्योंकि बैन लगाई गई थी। ओवर 2021 यूएस कैपिटल के ऊपर जो राइट्स हुए थे उस सिलसिले में। और आपको पता ही है कि ट्रंप साहब रिपब्लिकन लीडर जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी ये रन करेंगे। तो आज मेटा के प्रेसिडेंट निक क्लेग ने बात करते हुए कहा कि हमने रेस्टोर तो कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारी नज़र इनके ऊपर रहेगी, और अगर इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज़ की वायलेशंस की तो इनको फिर से 2 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। तो अब क्लियर नहीं है कि ट्रंप साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि इनकी सस्पेंशन हटा ली है, तो भी क्या ये इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अभी तक उनके ऑफिस से या उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अच्छा जनाब, आपको पता ही है कि चीज़ें खासतौर पे दवाइयाँ जो है एक तो मिल भी नहीं रही हैं, नंबर 1, नंबर 2 जो है बेतहाशा एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो अमेज़ॉन ने अपनी एक ऑनलाइन फार्मेसी चलाई है और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया RX Pass। RX Pass जो है उसमें लोग मेडिकेशन जो है अपनी सिर्फ $5 अ मंथ पे ले सकते हैं, लेकिन जाहिर है अमेज़ॉन की उसके लिए भी आपको वो लेनी पड़ेगी, रजिस्टर उसके साथ करना पड़ेगा। ये $5 जो है उस रजिस्ट्रेशन के अलावा हैं। तो जॉनरिक जो फार्मास्यूटिकल्स जो जॉनरिक दवाइयाँ बनाते हैं वो आपको दे सकेंगे, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हेयर लॉस के लिए, एंग्जाइटी के लिए, एसिड रिफ्लक्स के लिए। तो उनका ख्याल है अमेज़ॉन का कि 150 मिलियन जो अमेरिकन हैं वो अब तक ले चुके हैं हमसे ये हेल्प, तो और भी आने वाले दिनों में करेंगे। उसमें आपने सिंपली जो है एक जो लिस्ट है इनकी उसमें देखना है कि आपको कौन कौन सी दवाई चाहिए, और फिर आपने अपना ऑर्डर डालना है, और आपको $5 पर मंथ आप डालेंगे तो आपको वो सारी दवाइयाँ मिलेंगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो है इन्होंने सर्विस शुरू की है। अच्छा जी, फोर्ब्स मैगजीन तो दुनिया में मुझे लगता है यही हमारा दिल जलाने के लिए है। दुनिया की अमीर तरीन औरतें, दुनिया के अमीर तरीन लोग, दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन कड़ियाँ, दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन यॉट्स, दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन गाड़ियाँ। तो अब जो है ना आज उन्होंने घड़ियों के ऊपर जो है ना वो बात की। हाँ, फिर से आज उन्होंने जी घड़ियों के ऊपर बात की है। उस दिन भी बता रहे थे ना 55 मिलियन यूएस डॉलर्स की। हाँ जी, तो आज भी। अच्छा, आज जो है इनकी रिपोर्ट जरा थोड़ी सी डिफरेंट है। आज फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि जो स्विस वॉच इंडस्ट्री है, हाँ जी, उसने असल में अपनी एक मंथली रिपोर्ट जो है वो जारी की है, और उसके मुताबिक उसकी जो लग्जरी वॉच की जो मार्केट है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 11.9% कंपेयर टू 2021। एज अ रिजल्ट इन्होंने 2022 के अंदर जो इनकी वॉचेस की सेल थी सिर्फ, एंड दिस इज माइंड यू दिस इज जस्ट अबाउट वन सेक्टर, इसमें कपड़े, जूतियां, कंघियां, मोजे कुछ शामिल नहीं है, जस्ट द हाई एंड लग्जरी वॉचेस जो इन्होंने सेल की है। बड़े बुरे हालात जिनको कहा जा रहा है 2022 में, क्योंकि लोग अभी पेंडेमिक से बाहर आए हैं। 27 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेल्स सिर्फ इन्होंने घड़ियों की है स्विट्जरलैंड ने। ठीक है जी, सानू कितना चाहिए $1 मिलियन। ठीक है जी। तो सम ऑफ द टॉप ब्रांड्स जो हैं आपको पता ही है इनके, रोलेक्स, पाटीक फिलिप, एडमरी, पेक्वे, कार्टियर आज तक फ्रेंच ब्रांड था, लेकिन अब इसको स्विस कंपनी एक ने खरीद दिया है। शॉपार्ट, ब्रिटलिंग, IWC, शॉफेनहाउजन। तो ये सारे जो हैं बड़े टॉप ब्रांड्स हैं। तो और भी हैं बहुत सारे वैसे। तो जो है इनकी सिर्फ कैडियों की सेल से जी 27 बिलियन यूएस डॉलर इन्होंने कमाया। पायन की कर रहे हो तुसी को, सानू भी पैसे दे दो। कोई मिल वंड के खाता है बंदा है, शेयरिंग इज केयरिंग, व्हाट इज दिस।
साड़ा कोई ख्याल ही नहीं कर रहे हो। चलो साड़ा नहीं करे, साढ़े मुल्क पाकिस्तान का ही तुम ख्याल कर लो, सारा कुछ अपनी मतलब जेब विच पा रहे हो, सारी वेल्थ। ये तो सही नहीं है, हम नहीं खेल रहे का अगर पैसा पाकिस्तान चला जाए, हाँ मत पाइन तो फिर तो किस्मत बदल जाए पाकिस्तान की। लेकिन उस वक्त जरदारी और शरीफ नहीं होने चाहिए प्लीज कोई ईमानदार बंदा होना चाहिए ताकि पैसे लग जाएं मुल्क के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा जनाब, द वायर की आज एक स्टोरी है, और आपको पता ही है कि आज इंडिया जो है अपना रिपब्लिक डे मना रहा है जनवरी 26 को। मुबारक हो वैसे हिंदुस्तान को उनके रिपब्लिक डे मनाने पे। इसके ऊपर द वायर की एक स्टोरी आई है, और इसमें उन्होंने कोट किया है एल्वीना एलामेत्सा को, जो कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग रेपोटार है ऑन इंडिया। और उन्होंने कहा जी कि मैंने इंडिया को जब लास्ट ईयर में गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स और जर्नलिस्ट और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स जो हैं उनके साथ में मिली थी। तो वो कहते हैं जी कि इंडिया आज जो अपना रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन मना रहा है, दिस सेलिब्रेशन इज ओवरशैडोड बाय अर्जेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जो कि मैंने विटनेस की थी जब मैं इंडिया के अंदर गई थी। तो वो कहते हैं जी कि इस रिपब्लिक डे पे इंडिया को ये अपने से वादा करना पड़ेगा कि जिस विजन के ऊपर ये हिंदुस्तान जो है बनाया गया था, उस विजन को आगे लेके जाया जाए जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उन्होंने बहुत सारे जो लोगों से बात की थी, उसमें जो थे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस भी थे, और उसके अंदर जो एक पैनल था सुप्रीम कोर्ट जजेस का, उन्होंने ये बड़ा वार्न किया था लास्ट ईयर जब ये विजिट कर रही थी कि अगर एग्जीक्यूटिव जो है इसी तरह अदारों के ऊपर इन्फ्लुएंस करती रही तो गवर्नमेंट के मामलात जो हैं वो ठीक तरह से नहीं चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर फिर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको संविधान वो कहते हैं, उसको जो है फिर इग्नोर किया जाएगा। तो वो संविधान को इग्नोर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें यह भी चैलेंज किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी इंटेग्रिटी को खराब करेगा, क्योंकि ये थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसको जो है बहुत टॉल रहने की जरूरत है। 2018 में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जो थे उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट की अब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो काम बहुत सारा गलत कर रहे हैं। आनंद ग्रोवर जो कि सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के और फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल रेपोटार ऑन राइट टू हेल्थ हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम हिंदुस्तान में इस वक्त रह रहे हैं एक ईरा ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। आपको पता ही है कि 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, जिसको कि बहुत ज्यादा कंडेम किया गया था। तो इसके ऊपर इसी रिलेशन में उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। इसके अलावा प्रशांत भूषण जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत ही सीरियस थ्रेट है, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और 1975 के इमरजेंसी के बीच में भी इतनी बुरी हालत नहीं थी, आज उससे भी बुरी हालत है हिंदुस्तान की, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है। और जो हम आज देख रहे हैं हिंदुस्तान में वो सिस्टमैटिक असॉल्ट है ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये प्रशांत भूषण साहब ने कहा था और ये पूरी रिपोर्ट है जो कि आप पढ़ सकते हैं, और भी बेशुमार लोगों के उन्होंने इंटरव्यूज जो हैं लगाए हुए हैं उसके अंदर द वायर ने, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। आज रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जी जिसने कि दुनिया में काफ़ी लोगों की आंखें चौंकाई हैं। आपको पता ही है कि जो गौतम अदानी साहब हैं, ना सिर्फ ये कि एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, बल्कि दुनिया के अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स दुनिया के तीसरे अमीर तरीन आदमी हैं इस वक्त। गौतम अदानी साहब जो हैं, अदानी ग्रुप जो है उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस आज आई हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से। आपको पता ही है कि ये वो अदारा है जो कि कॉर्पोरेट्स को बहुत क्लोजली जो है वो करता है, देखता है, और वो देखता है कि उन्होंने कोई जो है इम्प्रॉपर ऑफशोर टैक्स हेवंस तो नहीं बनाए हुए। उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर ये आज इल्जाम लगाए हैं कि इन्होंने, जिसकी की वजह से अदानी ग्रुप ने 10.73 बिलियन यूएस डॉलर्स भी लूज किए हैं इन एलिगेशंस के आने के बाद। उन्होंने कहा जी कि हमने देखा है कि इनके कुछ जो हैं हिडन ऑफशोर टैक्स हेवंस हैं, allegedly according to them, according to हिडनबर्ग रिसर्च। तो उसके ऊपर जो इनके लॉयर हैं गौतम अदानी साहब के जतिन जलुंधवाला, उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई मेलिशियस और अनरिसर्च रिपोर्ट जो है हिडनबर्ग ने ये शाया की है, लेकिन फिर भी हम इसको देख रहे हैं और रेमेडियल एक्शन लेने की कोशिश करेंगे अगर हम जो है इसके ऊपर हमने कोई गलती देखी। मीनवाइल हिडनबर्ग ने कहा है कि ये अदारा जो है, ये अदानी ग्रुप, ये एक कॉर्पोरेट कौन चला रहा है। तो बड़े संगीन एलिगेशंस जो हैं उन्होंने इनके ऊपर आज लगाए हैं। तो अदानी ग्रुप का कहना है कि चूंकि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं और अभी हमारे कुछ और भी
चीज़ें साइन करने लगे हैं, तो ये इसलिए हमारे पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं जी, उन्होंने आज जो यूएस एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ मुलाकातें की हैं, डोनाल्ड ब्लूम साहब के साथ। उन्होंने कहा जी कि हमारा आपके साथ बड़ा प्यार है और हम बायलैटरल रीजनल आपके साथ टाइज और बढ़ाना चाहते हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें पोस्ट फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जो हेल्प दी है, इकोनॉमिक हेल्प आप हमें देते ही रहते हैं, क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स है जी। तो हम बड़े खुश हैं आपसे, आप बड़े अजीम लोग हैं, अजीम कौम के अजीम बाशिंदे हैं। तो इसके ऊपर जवाब देते हुए जो यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान डोनाल्ड ब्लूम साहब हैं, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा भी आपके साथ बड़ा प्यार है और हम आपके साथ ऐसे ही खड़े हैं और आपको ऐसे ही हेल्प देते रहेंगे। ठीक है जी। तो ये आज बड़ी जी तारीफ़ें एक दूसरे की हुई। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं जी, आज पाकिस्तान के वो सीनियर कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को अगर अरेस्ट किया गया तो ये आप बिल्कुल आग से खेलने वाली बात होएगी। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पीटीआई के जो सीनियर लीडर्स को, जैसे कि फवाद चौधरी को आपने अरेस्ट किया है लाहौर से, उनके घर से, जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ये एक मुंशी हैं, तो उसके ऊपर आपने उनके ऊपर सेडिशन का केस लगा के उनको इस्लामाबाद ले आए हैं और 2 दिन का रिमांड दिया है। ये बिल्कुल डिप्लोरेबल है, ये गलत तरीका है, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में ये नहीं होता है। और जिस तरीके से आपने शेमफुल तरीके से फवाद चौधरी को लाए हैं आप, उसके सर पे वाइट चादर और उसको हैंड कफ करके, ये बिल्कुल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको, उनकी जो है इज्जत होनी चाहिए और पुलिस जो है उसको जो सिविल गवर्नमेंट है उसके अंडर होना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, जो कि वो इस वक्त नहीं शो कर रही है। तो अगर कोई किसी पे एतराज़ करता है तो उसका जवाब ये नहीं होता कि आप उसके ऊपर सेडिशन का केस लगा के उसको अरेस्ट करके जेल में डालें। उसका जवाब ये होता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। तो ये उन्होंने आज बड़ी जो सख्त बातें की हैं। पीएमएलक्यू के जो जनरल काउंसिल है जी, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी चीफ की पोजीशन से हटा दिया है क्योंकि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो डिफरेंसेस आ गए थे। आपको पता ही है कि ये एक कंसल्टेटिव मीटिंग चल रही थी पीएमएल हाउस में, जो डेविस रोड लाहौर में है, जहाँ पे के चौधरी शुजात के जो भाई हैं वजात हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि उनको जो कमांड अभी दी गई है, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है तमाम चीज़ें जो हैं एक मीटिंग के अंदर जो है वो तय की गई हैं। चौधरी शुजात के जो क्लोज एड हैं तारिक बशीर चीमा, उनको भी जो है रिमूव कर दिया गया है और इनकी जगह पे कामिल अली आगा को सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी जो है वो पार्टी का चूज़ किया गया है। ये चीज़ें सब उस वक्त हुई हैं जब चौधरी शुजात साहब ने इनको सस्पेंड किया, चौधरी परवेज़ इलाही की बेसिक मेंबरशिप, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि मैं पीटीआई के साथ हमारी पार्टी शायद मर्ज कर सकती है, जबकि चौधरी शुजात ने कहा कि ये आप नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अपना एक विजन है, हमारी अपनी एक पार्टी है। तो इनको एक जो है वो वार्निंग भी भेजी गई थी और इसकी कॉपी जो है कि जी इनको हटा दिया गया है, ईसीपी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी आज भेजी गई है। पीएमएलएन के जो लीडर हैं जी मिफ्ता इस्माइल, और आपको पता ही है अभी कुछ दिन पहले तक जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, आज उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एलिगेशंस और बहुत ज़्यादा एक्यूजेशंस जो हैं वो लगाए हैं इसहाक डार साहब के ऊपर, जो कि अभी के जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। एक टीवी शो में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि इसहाक डार साहब ने समझा कि मैं आके बड़ा कमाल कर लूँगा। कमाल उन्होंने क्या करना था, IMF की टर्म्स पूरी करनी थी, फिर जब उन्होंने फड़ें मार ली तो उसके बाद पता चला कि IMF की टर्म्स को पूरा करने के अलावा और कोई जो है चाराकार नहीं रहेगा। लेकिन उनकी इस इन बिटवीन रवैये की वजह से जहाँ पे डिसीजन नहीं ले सके, मुल्क को बेतहाशा बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान को एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट है वो चला रहे हैं और वो जो हैं पाकिस्तान की को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब आज KP के जो गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली, उन्होंने आज 14 मिनिस्टर्स जो हैं उनको इंटरिम मिनिस्टर्स को एज केयर टेकर कैबिनेट के अंदर शामिल किया है और इसके ऊपर जाहिर है कि बड़ा एतराज़ किया है PTI के तैमूर झगड़ा साहब ने। उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल PDM की कैबिनेट लग रही है, तो ये सही काम इन्होंने नहीं किया। अगर आप देखते हैं ब्रिजटन, बड़ा ज़बरदस्त जो नेटफ्लिक्स का एक शो है, उसके जो लीड स्टार हैं रेजे जीन पेज, ब्रिटिश 34 ईयर्स ओल्ड, उनको आज दुनिया का मोस्ट हैंडसम मैन जो है वो करार दिया गया है अकॉर्डिंग टू ग्रीक गोल्डन रेशो ऑफ ब्यूटी के इनके जो नक्श हैं वो 93.65% एक्यूरेट हैं।
सिंध हाई कोर्ट ने आज गवर्नमेंट और एफआईए को कहा है जी कि महविश यात और कुबरा खान के खिलाफ जो कुछ भी एलिगेशंस, ये जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो कि लंदन में रहते हैं, आदिल फारूक राजा साहब जो लगा रहे हैं, उस कंटेंट को फौरन हटाया जाए। तो अब एफआईए को कहा है कि मुझे फौरन जो है ये गवर्नमेंट को भी और इनको सबको कहा है कि हमें रिपोर्ट पेश की जाए। पठान जो है जी वो फटे चक रही है सारी दुनिया में। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में वर्ल्ड वाइड उसने 106 करोड़ कमाए हैं और इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 57 करोड़ कमाए हैं। तो जनाब बड़ी धमाकेदार जो है ये फिल्म चल रही है। संजय दत्त ने आज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कहा कि अरशद वारसी के साथ, जिसके साथ उनकी फिल्में हैं मुन्ना भाई और लग रहे हो मुन्ना भाई, उसमें वो कह रहे हैं एक और फिल्म में हम आ रहे हैं जो कि इसी साल रिलीज होएगी। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सिद्धांत सचदेवा और इसको प्रोड्यूस जो हैं वो संजय दत्त करेंगे। बाबर आजम हैज बिकम द सेकंड पाकिस्तानी टू विन आईसीसी सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इससे पहले जो है उन्होंने मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का भी 2 साल से वो अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से जीत रहे हैं। और उन्होंने अभी अपनी टीम को भी T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और एशिया कप, उसमें भी लीड किया था और इन्होंने जो रन स्कोर किए थे एट द एवरेज ऑफ 54, तो इनकी तबाहकुन जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से इनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ जी, इंडियन जो बेसबॉल टीम जो कि आज पाकिस्तान आने वाली थी उसको जो है वाघा बॉर्डर पे रोक दिया गया। उनको कहा गया कि आप एंटर नहीं हो सकते, जबकि निपलिस टीम जो कि एंटर हो रही थी पाकिस्तान में उसको जाने दिया। इसके अलावा यहाँ पे श्रीलंकन टीम आज आएगी और पैलेस्टीन और बांग्लादेश की टीम्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। यहाँ पे पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद में कल से जो है ये बेसबॉल मैचेस जो हैं वो करा रहा है, तो उसके लिए ये सारी टीमें यहाँ पे आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस इतना ही टाइम रह गया हमारे पास।